माइंड मैपिंग के थ्रू हम 20 मिनट्स में एक बार रिवाइज अप कर लेंगे। सेल इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हे सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी और सबकी लाइफ भी काफी अच्छी चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू माँ, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज के सेशन में आपकी मैम आपको कराने वाली है वन शॉट इन जस्ट 20 मिनट्स ऑफ द चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसकी डिटेलिंग ऑलरेडी हम उमंग चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप इस छोटू से सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखो, क्योंकि इस पूरे चैप्टर को माइंड मैपिंग के थ्रू हम 20 मिनट्स में एक बार रिवाइज अप कर लेंगे। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। हियर वी गो विद द वेरी फर्स्ट थिंग, दैट इज द सेल। अब भाई सेल होता क्या है? सेल इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अब भाई इस भारी भरकम शब्द के दैट इज द स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या होता है? सबसे पहली चीज, वी आर मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। आप सब लोग किससे बने हुए हो? सेल से मिलकर के बने हुए हो। तो ये हमारे बॉडी का क्या बना रहे हैं? स्ट्रक्चर बना रहे हैं। दे आर मेनली फॉर्मिंग द बॉडी स्ट्रक्चर। और साथ साथ में हमारे जितने भी बॉडी के अंदर लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं, या फिर मैं नॉर्मली कह सकती हूँ जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सब कौन परफॉर्म कर रहा है? इंडिविजुअल, हर एक हमारा बॉडी का सेल परफॉर्म करता है। वो सारे फंक्शन इकट्ठा होकर के ही हमारे पूरे बॉडी का फंक्शन करते हैं। हमारी पूरी बॉडी ऑल ओवर फंक्शन करती है। तो ये सेल की वजह से ही हमें बेसिक स्ट्रक्चर मिला है। यही सेल में जो फंक्शनिंग हो रही है, जिसकी वजह से हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी क्या कर रही है? फंक्शन कर रही है। तो दैट्स व्हाई इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ बोलते हैं। ठीक है, अब बात यह आती है कि भाई ये सेल के बारे में बताया किसने था? तो यू ऑल नो दैट इन 1665 रॉबर्ट हुक जी आए थे, जिन्होंने सेल के बारे में डिस्कवर किया था। वो भी खुद के सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप से। अपना खुद का उन्होंने सेल्फ डिजाइन एक प्रिमिटिव सा बेसिक सा माइक्रोस्कोप बनाया था, जिसमें उन्होंने कॉर्क सेल्स को देखा था। अब बाय ट्विस्ट यहाँ पे ये था कि ये जो सेल्स थे ना, असली में डेड सेल्स थे। आप लोगों ने अपने टिश्यूज चैप्टर में पढ़ा है कि जो कॉर्क होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। तो अब भाई रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल्स को डिफाइन किया। तो अब बात ये आती है कि आपके लिविंग सेल्स को किसने डिस्कवर किया? क्योंकि भाई हमें तो लिविंग सेल्स पढ़ने हैं ना, हम तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम डेड को पढ़ करके करेंगे भी क्या? तो आपका जो लिविंग सेल्स थे वो आपके डिस्कवर किए थे ल्यूवान हॉक जी ने इन द ईयर 1674। उन्होंने फ्री लिविंग पॉन्ड वाटर, पॉन्ड जो झील का पानी होता है, उसमें से उन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था माइक्रोस्कोप की हेल्प से। फिर उसके बाद आपका एक और स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ था जो आपके सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है, दैट इज द न्यूक्लियस। ये आपका देख रहे हो कितना डिफरेंस है ईयर में। अप्रोक्सीमेटली 150 ईयर्स बाद आपके रॉबर्ट ब्राउन जी आए थे, जिन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। उसके बाद आपके 1839 में 7 इयर्स लेटर, आपके 8 इयर्स लेटर परकिंजे जी आए थे, जिन्होंने एक टर्म को कॉइन किया था। कॉइन का मतलब किसी को एक्सप्लेन किया था, किसी वर्ड को एक्सप्लेन किया था, और वो वर्ड था आपका प्रोटोप्लाज्म। क्या था वो वर्ड? आपका प्रोटोप्लाज्म था। अब भाई प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है, जब हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक साथ लिखते हैं, जब हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कंबाइनली कंसिडर करते हैं, तो उस वर्ड को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो ये आपके परकिंजे जी ने 1839 में डिस्कवर किया था। अब यहाँ पे आपको इनके नाम और इन्होंने जो चीज डिस्कवर करी है, किस ईयर में करी है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। इससे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद भाई इतनी सारी डिस्कवरी होने के बाद बाकी और साइंटिस्ट आए 1838 और 1839 में, दैट इज द शील्डन एंड श्वान जी। ठीक है, ये शील्डन एंड श्वान जी ने सेल थ्योरी प्रपोज करी। उन्होंने ये बताया कि हमारी जो बॉडी होती है वो हमारी किससे बनी हुई होती है? सेल्स से बनी हुई होती है। उन्होंने 2 सेंटेंसेस बताए कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। और ये जो सेल होता है हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है।
ठीक है, स्पॉन्टेनियस कहीं से भी उन्होंने ये बता दिया अचानक से कि सेल जो होता है वो हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है और हमारे जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स दुनिया में अर्थ पे अवेलेबल हैं वो सब सेल से मिलकर के बने हुए हैं। लेकिन बाकी सब लोगों को थोड़ी सी चुल हुई, उन्होंने पूछा कि आपने ये तो बता दिया कि भाई सेल हमारा लाइफ का बेसिक यूनिट होता है, लेकिन नए सेल्स आ कहाँ से रहे हैं, नए सेल्स कहाँ से आ जा रहे हैं? तो उन्होंने बोला ऐसे ही हवा में पैदा हो जा रहे। तो वो ये चीज को, ये थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जिस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था आपके वर्चाव जी ने, और उन्होंने एक सेंटेंस ऐड करके इसी सेल थ्योरी में, ये सेल थ्योरी के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बस वर्चाव जी ने एक और स्टेटमेंट ऐड करके इस पूरी सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया था, जिसको आज के टाइम पे हम बोलते हैं मॉडिफाइड सेल थ्योरी। जैसे हमारे पहले के टाइम पे हमारे पास टाइपिंग वाले फोन हुआ करते थे जिसको हमने मॉडिफाई करके स्मार्टफोन में कन्वर्ट कर दिया, तो सिमिलरली आपके वर्चाव जी ने यही सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया एक सिंगल पॉइंट को ऐड करके कि हमारे जितने भी न्यू सेल्स हैं दे अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का मतलब होता है जो सेल्स पहले से ही आपके अर्थ पे अवेलेबल है उन्हीं से ही नए सेल्स मिलकर के बनते हैं। तो ऑल टोटल मिलाकर के आपकी ये मॉडिफाइड सेल थ्योरी जो थी आपकी यही रेलेवेंट मानी गई, और इससे रिलेटेड आपका एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि सेल थ्योरी क्या बताती है आपको। सेल थ्योरी ये बताती है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो या तो एक सेल से या तो एक से ज्यादा सेल से मिलकर के बने हुए हैं, दैट इज द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट आपके वर्चाव जी ने बताया था कि जितने भी सेल्स हैं आपके न्यू सेल्स दे अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, और लास्ट में स्टेटमेंट ये दिया गया था कि सेल जो होता है वही हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी बना रहा है और बहुत सारे फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम आपके ऐसे टाइप के सेल्स पे जो आपसे डिफरेंस में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है ऐसे सेल्स जो प्रिमिटिव होते हैं, जिनके पास एडवांस चीजें नहीं होती हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स जो थे आपके, इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। प्रॉपर न्यूक्लियस का मतलब इनके पास जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसीलिए इनके न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, और ये साइज में भी छोटे होते हैं, स्मॉलर इन साइज। इनका जो हेरिडिटी मटेरियल होता है, क्रोमोसोम जो होता है वो सिंगल क्रोमोसोम इनके पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, और काफी बेसिक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी इनके पास नहीं होते हैं, जो सारी चीजें आपकी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। न्यूक्लियस भी प्रॉपरली डिफाइंड होता है आपका, आपके सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, साइज में भी बड़ा होता है आपका, और क्रोमोसोम्स का नंबर भी बहुत सारा होता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस आपका प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक में पूछा जाएगा, जिसको अच्छे से लर्न जरूर कर लेना। नेक्स्ट आते हैं हम आपके ओवरव्यू के ऊपर, दैट टू ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स। अब भाई ये सेल ऑर्गेनेल्स होते क्या हैं? दीज सेल ऑर्गेनेल्स आर द सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर। हमारा जो सेल होता है ओवरऑल फंक्शन कैसे परफॉर्म कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ दीज सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर। जैसे कि एक बिल्डिंग बना रहे होते हैं तो बिल्डिंग में लेबर्स काम कर रहे होते हैं, सिमिलरली अगर हम पूरे सेल को एक बिल्डिंग कंसिडर करेंगे तो ये जितने भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पिक्चर में, ये सब आपके सेल ऑर्गेनेल सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर लेबर कहलाते हैं, जो आपका ऑल टोटल सारे फंक्शंस करके सेल को फंक्शनल बनाते हैं। ये सारे अपने अपने डिफाइन किए हुए फंक्शंस परफॉर्म करके सेल को, पूरे ओवरऑल सेल को फंक्शनल परफॉर्म करवाते हैं। जैसे कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वो प्रोटीन और लिपिड की सिंथेसिस कर रहा है। न्यूक्लियस आपका सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है। साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स और प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपके ये सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स के फंक्शन होते हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा सेल फंक्शन करता है। तो इसमें आपको सबसे पहला पढ़ने के लिए मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विच इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है आपके एनिमल सेल की। ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है आपके एनिमल सेल की, लेकिन प्रेजेंट ये प्लांट सेल में भी होता है, लेकिन प्लांट सेल में आपका ये आउटर मोस्ट कवरिंग नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ एनिमल सेल में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, प्रेजेंट ये प्लांट में भी होते हैं। ठीक है, ये आपके बाई लेयर ऑफ लिपिड से बने होते हैं, मतलब इनमें 2 लेयर ऑफ लिपिड इस तरीके से आपकी बनी हुई होती है। लिपिड्स की ये 2 लेयर होती हैं और इनमें प्रोटीन्स की भी प्रेजेंस होती है इन बिटवीन में।
इस तरीके से आपके प्रोटीन्स एम्बेडेड रहते हैं बीच बीच में, ठीक है। और इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, दैट इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है कि ये बड़ी चूजी होती है, कुछ बहुत चीजों को ही ये अपने अंदर एंट्री देती है और कुछ बहुत चीजों को ही अपने अंदर से एग्जिट करने की परमिशन देती है। मतलब ये एंट्री और एग्जिट ऑफ द मॉलिक्यूल्स कंट्रोल करती है, जैसे ऑक्सीजन को अंदर आने देती है, CO2 को बाहर जाने देती है, वाटर को अंदर आने दे देगी, फॉरेन मटेरियल्स को बाहर अंदर आने नहीं देती है, क्योंकि भाई अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस गया तो आपको बीमारी हो सकती है। तो ये होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बाय लेयर ऑफ लिपिड से बनी होती है, 2 लेयर ऑफ लिपिड्स होती हैं, प्रोटीन्स की प्रेजेंस होती है, सेमी परमिएबल होती है नेचर में। नेक्स्ट पढ़ने के लिए मिलेगा आपको इसी से रिलेटेड ऑस्मोसिस के बारे में, क्योंकि यहाँ पे भाई ऑस्मोसिस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेमी परमिएबिलिटी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। मतलब जो भी मटेरियल आपका अंदर और बाहर जा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वो ऑस्मोसिस के थ्रू जाता है, और मेनली वो भी कौन जाता है, वाटर के थ्रू। ऑस्मोसिस जो होता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ लिक्विड स्टेट में होता है। तो ऑस्मोसिस में होता क्या है, आपका मूवमेंट होता है पानी का, मूवमेंट होता है पानी का थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। सपोज करो ये मैंने बनाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर पानी की क्वांटिटी यहाँ पे हाई है, ठीक है, और यहाँ पे पानी की क्वांटिटी लो है, तो पानी जो होगा आपका इसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हाई से लो में मूव करेगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। और इसी प्रोसेस से रिलेटेड आपको 3 टाइप के सोल्यूशन पढ़ने के लिए मिलेंगे, जिससे लिख करके ले लो, एक केस बेस्ड क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो सबसे पहला जो होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जो आउटसाइड एनवायरनमेंट होता है, बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है, उसमें पानी का कंसंट्रेशन हाई रहता है। तो पानी भाई क्या करेगा, सेल के अंदर पानी का कंटेंट कम है, बाहर पानी का कंटेंट ज्यादा है, तो पानी हाई से लो मतलब बाहर से सेल के अंदर मूव करेगा, और सेल जो होता है वो क्या हो जाता है, सेल विल स्वेल अप। सेल क्या हो जाता है, स्वेल अप हो जाता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जितना पानी सेल के अंदर होता है उतना ही सिमिलर पानी बाहर भी प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर। तो जितना पानी अंदर मूव कर रहा है उतना ही पानी बाहर भी मूव करेगा, तो नेट मूवमेंट जो होती है बैलेंस हो जाती है। अगर 2 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर जा रहे हैं तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल अंदर भी आएंगे। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और लास्ट में आता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पानी जो होता है सेल के अंदर ज्यादा होता है और सेल के बाहर कम होता है। तो पानी, अब हमने क्या बताया, ऑस्मोसिस में हाई से लो मूव करेगा, तो सेल के अंदर में से निकल करके पानी बाहर मूव करने लगेगा, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। जिसकी वजह से सेल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, क्योंकि सेल के अंदर पानी की कंटेंट ज्यादा होती है, सोल्यूशन में पानी का कंटेंट कम होता है, तो सेल के अंदर से पानी बाहर चला जाएगा। ये 3 टाइप के सोल्यूशन प्लीज अच्छे से पढ़ लेना, जरूर पूछे जाएंगे। इसी में नेक्स्ट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा सेल वॉल। अभी मैंने आपको बताया था कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द एनिमल सेल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन आउटर मोस्ट कवरिंग जो प्लांट सेल की होती है वो होती है आपकी सेल वॉल। क्या होती है, सेल वॉल। ये सेल वॉल जो होती है आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट सेल की, ताकि वो उसको ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके, रिजिडिटी प्रोवाइड कर सके। और आपको एक चीज याद रखनी है, ये सेल वॉल जो होती है सेल्यूलोज से मिलकर के बनी होती है, एंड इट इज फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल मतलब किसी को भी अंदर बाहर होने की इजाजत दे देती है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। इसका काम होता है रिजिडिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करना, और सेल्यूलोज से मिलकर के बनी होती है। नेक्स्ट आपको इसी से रिलेटेड एक प्रोसेस पढ़ने के लिए मिलेगा, दैट इज द प्लाज्मोलिसिस। अब प्लाज्मोलिसिस में होता क्या है, बाहर आपका क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है ना, क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। इसी के अंदर में क्या प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है आपके हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, पार्शियली डिटैच हो जाती है अपने सेल वॉल से। देखो, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस देयर इज अ श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या हुआ, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का, और वो क्या हो जाती है, पार्शियली डिटैच हो जाती है सेल वॉल से। इस पूरे प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं, और ये टर्म आपका सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट सेल में सुनने के लिए मिलेगा।
नेक्स्ट आते हैं हम साइटोप्लाज्म से रिलेटेड। इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस साइटोप्लाज्म जो होता है ये आपका लिक्विड पार्ट होता है आपके सेल के अंदर, फ्लूइड पोर्शन होता है जिसके अंदर आपके सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे फ्लो कर रहे होते हैं। जैसे आपके पानी के अंदर आप बालू डाल दोगे तो वो मिक्स नहीं होती है, सिमिलरली ये सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं सस्पेंडेड रहते हैं आपके साइटोप्लाज्म के अंदर, ये फ्लूइड पोर्शन होता है। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द न्यूक्लियस। ये ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की भी प्रेजेंस होती है, मतलब न्यूक्लियस पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है। इसमें दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, डबल मेम्ब्रेन होता है, ये आपका डबल मेम्ब्रेनस होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इसमें इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और इसमें एक डार्क सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। यही न्यूक्लियोलस जो होता है आपका, ये जो न्यूक्लियोलस होता है ये आपके राइबोसोम की सिंथेसिस करवाता है। किसकी सिंथेसिस करवाता है, राइबोसोम की सिंथेसिस करवाता है। और ये न्यूक्लियस जो होता है इसी के अंदर आपका हेरिडिटी मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, दैट इज द क्रोमैटिन स्ट्रैंड्स या फिर क्रोमोसोम, जो आपका सेल डिवीजन में हेल्प करता है, एक से दो सेल होने में हेल्प करता है। और इसी न्यूक्लियस को हम हेडक्वार्टर या ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस जो होता है आपके बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जैसे कि स्कूल में प्रिंसिपल आपके टीचर्स की एक्टिविटी कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट आते हैं हम राइबोसोम्स के ऊपर। इससे रिलेटेड बस एक पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि ये मेम्ब्रेनलेस होता है, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन की प्रेजेंस नहीं होती है ना। और ये किसकी सिंथेसिस करवाता है, ये प्रोटीन फैक्ट्रीज कहलाते हैं क्योंकि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। इसको प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं क्योंकि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। नेक्स्ट आते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ये आपके प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं। इनके सरफेस पे क्या अटैच होते हैं, राइबोसोम्स अटैच होते हैं। और राइबोसोम्स क्या सिंथेसिस करवाते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं। और इसी में ही एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसमें राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं और ये लिपिड्स की सिंथेसिस करवाते हैं। किसकी सिंथेसिस करवाते हैं, लिपिड्स की। ये लिपिड्स की सिंथेसिस करवाते हैं और प्रोटीन्स की। यही प्रोटीन्स फिर फर्दर कहां जाते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, ताकि उन प्रोटीन्स को मॉडिफाई किया जाए। जैसे कि हम कोई सामान पैक कर रहे होते हैं तो उसको मॉडिफाई करके पैक करते हैं ताकि जो कस्टमर हमारा है उस तक अच्छा क्वालिटी का सामान पहुंचे। तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी यही चीज करते हैं। जो भी राइबोसोम्स आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है उसको फिर हम गोल्गी एपरेटस के पास भेजते हैं ताकि वो सामान एकदम मस्त चकाचक मॉडिफाई हो जाए आपका, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक टर्म और पढ़ने के लिए मिलेगा, दैट इज द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होती है, जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, ये लिपिड और प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिन्यू करने में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नए लिपिड ऐड करने में, नए प्रोटीन्स ऐड करने में हेल्प करते हैं। इसी पूरे प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स के ऊपर। मैंने अभी आपको बताया कि जो भी प्रोटीन्स आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करते हैं वो आपके गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास जाते हैं, वो भी सिस फेस के थ्रू। सिस फेस के थ्रू यहाँ पे प्रोटीन एंटर किए, यहाँ पे पूरा प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है। प्रोटीन जैसा बना होता है उसको और मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो आगे फर्दर यूज के लिए कैपेबल हो जाए। जैसे कि आपको मैं पढ़ा करके मॉडिफाई कर रही हूँ ताकि आप अगर अपनी फर्दर क्लासेस में जाओगे तो आपके पास बेसिक नॉलेज होगी। सिमिलरली यहाँ पे प्रोटीन के साथ हो रहा है, फिर प्रोटीन आपके ट्रांसफेस में से निकल करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स के पास जिनको इन प्रोटीन्स की जरूरत होती है। अब ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ लाइसोसोम्स की सिंथेसिस भी करता है। कहां पे किसकी सिंथेसिस करता है, लाइसोसोम्स की सिंथेसिस भी करता है आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स किसने डिस्कवर किया था, कैमिलो गोल्गी ने, ठीक है। किसने डिस्कवर किया था, कैमिलो गोल्गी ने, विद द हेल्प ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट शायद था, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन की हेल्प से उन्होंने गोल्गी कॉम्प्लेक्स को डिस्कवर किया था, ठीक है, कैमिलो गोल्गी ने। नेक्स्ट इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया। भाई ये खतरनाक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चन हर साल आता है 9th क्लास में। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है आपका ये भी डबल मेम्ब्रेनस होता है। कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है आपका। ये बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो काफी पोरस होती है
और अंदर वाली मेम्ब्रेन जो होती है वो डीपली फोल्डेड होती है। कैसी होती है? बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं ताकि ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके। किसके लिए? एटीपी की सिंथेसिस के लिए। तो भाई इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एटीपी सिंथेसिस करवाता है, फूड का ऑक्सीडेशन करवाता है। क्या करवाता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करवाता है, और यही ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में आपकी एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज द एटीपी रिलीज होता है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक और चीज प्रेजेंट होती है, दैट इज इसके पास खुद का अपना डीएनए और खुद के अपने राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम्स। ये दोनों प्रेजेंस होने की वजह से इसको हम सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स भी बोलते हैं। सेमी ऑटोनॉमस हमें से इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपने खुद के प्रोटीन्स सिंथेसाइज कर सकता है, क्योंकि इसके पास अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं। ऐसे ही सिमिलरली हम लोग क्लोरोप्लास्ट को, जो एक टाइप का प्लास्टिड होता है, उसे भी हम सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। तो ये प्लास्टिड जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और आपके एनिमल सेल में नहीं होते। 3 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं क्रोमोप्लास्ट, जो कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, लेकिन इनको नॉन ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड बोला जाता है। ये रेड, येलो और बाकी डिफरेंट कलर्स जो है फ्रूट और फ्लावर्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि पॉलिनेशन का प्रोसेस हो सके, जो आप अपने क्लास 10th में पढ़ोगे। ठीक है। एक टाइप के होते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो आपके ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल, जो कि किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है। और थर्ड टाइप के प्लास्टिड होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, जिनको हम कलरलेस प्लास्टिड बोलते हैं। बस ये स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन को स्टोर करने का काम करते हैं। इसी से रिलेटेड आपको क्लोरोप्लास्ट बहुत डीप में पढ़ने के लिए मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट भी आपका सेमी ऑटोनॉमस होता है। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब क्या हुआ? इसके पास अपना खुद का डीएनए भी होता है और अपने खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं। ठीक है। अपने खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं। ये भी आपका डबल मेम्ब्रेनस होता है। डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है आपकी क्लोरोप्लास्ट के पास। और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? इसके अंदर क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। देख रहे हो, एक इनर मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है। इसमें ये जो आपको कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो ये सिंगल कॉइन को हम लोग थाइलाकॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड बोलते हैं। और जब बहुत सारे कॉइन आप ऐसे इकट्ठे कर दोगे तो इसको हम ग्रेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ग्रेना बोलते हैं। ये जो थाइलाकॉइड होता है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे ही क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है। ठीक है। और आपके ये जो ग्रेना होते हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं थ्रू द स्टोमा लैमेले। ये जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसको हम लोग स्ट्रोमा लैमेले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमेले बोलते हैं। ठीक है। और ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू पूछा जाता है, याद रखना ये चीज। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम वैक्यूल्स के ऊपर। वैक्यूल्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि वैक्यूल्स के फंक्शन क्या होते हैं। तो भाई आपका प्लांट सेल जो होता है उसमें सबसे लार्ज साइज वैक्यूल होता है। क्या होता है? सबसे लार्ज साइज वैक्यूल आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उससे रिलेटेड एक एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और ये ऑर्गेनेल का मेन काम होता है स्टोरेज परफॉर्म करना। वाटर का स्टोरेज, मटेरियल का स्टोरेज, ये सारा स्टोरेज जो होता है वैक्यूल परफॉर्म करता है। और प्लांट में इतना लार्ज साइज प्रेजेंट होने की वजह से ये कहीं ना कहीं प्लांट को रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है। प्लांट के अंदर जो वैक्यूल होता है वो उसको रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है, साथ साथ में उसके स्टोरेज के फंक्शन के साथ। नेक्स्ट आते हैं हम लाइसोसोम्स के ऊपर। इससे रिलेटेड एक 3 मार्कर का क्वेश्चन आता है, दैट इज द सुसाइडल बैग्स का, कि व्हाई लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। ये लाइसोसोम्स जो होते हैं इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम्स की सिंथेसिस आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स कर रहा होता है, लेकिन ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये सिंथेसाइज करता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इतने पावरफुल होते हैं ना, किसी भी सेल ऑर्गेनेल को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो जब कभी अगर आपका सेल खराब हो जाता है, डैमेज हो रहा होता है, तो एक गंदी मछली पूरे तालाब
सेल आपको गंदा करती है। तो अगर आपका एक सेल खराब हो रहा है तो वो सारे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसी के लिए आपके ये जो लाइसोसोम्स होते हैं खुद को बर्स्ट कर देते हैं और बर्स्ट जब वो होते हैं तो वो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करते हैं और यही डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं और इस तरीके से आपका पूरा सेल जो होता है खत्म हो जाता है। इसीलिए हम इसे सुसाइडल बैग्स ऑफ द एंजाइम्स या सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल्स भी बोलते हैं। और नेक्स्ट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा एनिमल वर्सेस प्लांट सेल का डिफरेंस। अगेन आपको पता है एनिमल सेल जो होते हैं उनके अंदर प्लास्टिड्स की प्रेजेंस नहीं होती है, वैक्यूल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं कंपेयर टू प्लांट सेल्स, सेल वॉल की प्रेजेंस नहीं होती है जैसे प्लांट सेल में होती है, और प्लांट सेल जो होते हैं थोड़े से लार्जर इन साइज होते हैं कंपेयर टू एनिमल सेल आपके। तो ये आपका बेसिक सा डिफरेंस वो आपसे प्लांट वर्सेस एनिमल सेल का पूछ सकता है। तो अब मेक श्योर जरूर करना कि अब आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर रहे हो इस वन शॉट के थ्रू। लास्ट में आपको एक टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेगा, दैट इज द सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस जो होता है वो बॉडी सेल्स में होता है, सोमैटिक सेल्स जिनको बोला जाता है, उनमें ग्रोथ करवाने के लिए होता है। किसमें? ग्रोथ करवाने के लिए या रिपेयर करवाने के लिए। लेकिन अगर हमको गैमीट्स की फॉर्मेशन करनी होती है, जैसे कि स्पर्म और ओवम की फॉर्मेशन करनी होती है, तब आपके सेल मियोटिक डिवीजन यूज करते हैं। तो बस ये छोटा सा डिफरेंस बस आपसे सेल डिवीजन का पूछा जाएगा। तो अब बस जाते जाते क्या करना है, टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि अपडेट्स मिलती रहें। और अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। और भाई आपके लिए स्पेशली ये 20 मिनट्स का वन शॉट आया था, तो मेक श्योर जरूर करना कि आप इसे लाइक कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। एंड अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइज एंड टेक केयर।